हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर जो कि अमर उजाला अखबार में प्रकाशित हुआ था। और इसके सॉल्यूशन के लिए लेकर के आए हैं पूरा फुल वीडियो, और एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देंगे। और एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन है तो आपको अलग अलग टाइम्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए जो अलग अलग टाइमिंग है, आप उस टाइम पर क्लिक करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन चालू हो जाएगा और बड़े आराम से आप जिस क्वेश्चन को देखना चाहें उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 को हल करना है। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। 6 के 6 प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी हल करेंगे और बिना किसी बहुत ज़्यादा हमें सॉल्व करके लिख करके आपको दिखाने वाले नहीं हैं। बस आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, जैसा जैसा मतलब आसानी से जो हो सके। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, का वाला पार्ट देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 के विविध कर यानी कि d का मान ज्ञात कीजिए। अब विविध कर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4² -4, 4 रहेगा। a मतलब क्या हो जाएगा, 3, a मतलब 3 और c मतलब -5 है। तो यहाँ पे -5 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60। जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 और 10 मतलब 70, 76, 76 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, बी वाला विकल्प सही हो जा रहा है। तो आपको इतना पूरा सॉल्व तो करना नहीं होता इस क्वेश्चन की, हम रफ काम में करेंगे। बट जब क्वेश्चन हमको यहाँ पे आपको करना होगा एग्ज़ाम में, तो आपको विकल्प सही वाला लिख करके सही निशान लगा देना है। ये इतना सा काम करना है। अब हम चलेंगे ख नंबर प्रश्न पे, उसे हम देखेंगे। ख नंबर प्रश्न में हमको दिखाई दे रहा है कि कहा गया है कि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम है भाई, ठीक है। साइन a बराबर आपको दिया गया है 4/5। अगर आपको ऐसा दिया गया है तो आप जानते हैं कि ये आपके लाल बटे कक्का में आना है, लाल बटे कक्का में आना है। तो पहला वाला हिस्सा क्या होता है, लंब बटे कर्ण का होता है। ये लंब हो गया बटे कर्ण हो गया, ये अपना साइन का वैल्यू होती है। तो इसके लिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इसका लंब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस त्रिक याद है, जो कि कक्षा 6-7 में ही सिखा दी जाती है, तो आपको पता होगा कि 5 5 25 हो रहा है। 25 में 4 चौक 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी यहाँ पे आधार कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। पर इतना ज़्यादा मतलब हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से आपने यहाँ पे 3 निकाल लिया। अब आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है tan a का मान। तो भाई tan a बराबर क्या होता है, यहीं से देखो, लंब बटे आधार दिखाई दे रहा है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3 दिखाई दे रहा है। और 4/3 कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, सी और डी दोनों ही कन्फ्यूजिंग भरे हैं, तो मतलब सिमिलर होते ही इतना तो देते ही हैं। तो 4/3 अपना सही उत्तर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। गा नंबर प्रश्न में हमसे कहा गया है कि भैया यहाँ पे हमको सीरीज दी गई है 1 2 3 डॉट डॉट करके n तक के का समांतर माध्य क्या होगा। चारों विकल्प दिए गए। अब अगर इनके समांतर माध्य के बारे में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हैं, मतलब करना चाहेंगे डिटेलिंग, तो बहुत लंबी सवाल जाएगी, लेकिन हल्का करना चाहेंगे तो उसके लिए भी तरीका है। एक रूल बता दें आपको कि जब भी समांतर माध्य निकालना हो, हालांकि समांतर माध्य बराबर होता है पदों की बड़े पदों की संख्या, लेकिन अगर समांतर माध्य निकालना हो एक किस लंबी सी सीरीज़ का, और उस लंबी सी सीरीज़ में संख्याओं के जो पद के जो अंतर है, इनका डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक मतलब एक एक जोड़ा जा रहा है, अंतर समान है, तो पहला पद और अंतिम पद का योगफल, अंतिम पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा इनका समांतर माध्य। बहुत ही आसान सा तरीका बता रहे हैं और ये पहला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। 1 + n हमने लिखा है, इसने n+1 दिया है, बटे 2 किया है, बटे 2 किया है, तो ये हो गया। मतलब ये हर जगह काम करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें। जैसे हम कहें देंगे 2 4 6 8 और 10 ले लेते हैं। ये क्या है, एक सम संख्या है। 2 4 6 7 8, ये जो हर रही है ये सम संख्याएं हैं। इन सभी का जो अंतर है वो 2 2 है। अगर हम इनका समांतर माध्य निकालना चाहेंगे
तो हम पदों का योग करेंगे बटे पदों की संख्या, यहाँ पे हम योग करेंगे, ठीक है, बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग करेंगे, इनका जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा। जोड़ना भी काम आसानी से बता देते हैं। ये 10 हो गया, 8 2 10 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 10 10 20, 20 10 30, 30 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, कितना मिल गया, 6 मिल गया। और अगर, ठीक है, ये 6 मिल गया, अगर यहीं का हमको समांतर माध्य निकालना है, दूसरे तरीके से हम देख रहे हैं कि इनका अंतर समान है, तो पहला पद कितना है, 2, अंतिम पद कितना है, 10, जोड़ो 2 से भाग करो, किससे, 2 से भाग करना है, ठीक है, पहला और अंतिम 2 ही पद है ना, तो 2 ही से भाग करना है, ऐसा नहीं कि 6 से भाग करने लगो या 5 से करने लगो। तो हो गया कितना, 10 2 12, 12 को 2 से भाग करेंगे कितना मिल गया, 6, समांतर माध्य 6 मिल गया ना, मिल गया 6। तो भाई यही काम यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि विकल्प देख करके या फिर उत्तर देख करके काम कर रहे हैं, ये हर जगह काम करता है। ये तभी काम करेगा, ये भी है कंडीशन कि अगर इनका सर्वांतर समान हो, यहाँ पे अंतर समान हो रहा है ना, तो ये क्या है, अपना काम करेगा, समांतर माध्य निकालने का तरीका। तो ये हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे जो कि है सहभाज्य संख्याओं का युग्म। अब ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म जो निकालने वाला तरीका होता है, बहुत ही सिंपल सा काम होता है। सहभाज्य उन्हें कहा जाता है कि ऐसी दो संख्याएं, जैसे हम 14 और 35 ले लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो किसी कॉमन गिनती से ना कटे। अब ये देखिए 7 दूनी 14 और 7 5 35, 7 से तो कट रही है, तो सहभाज्य हुई नहीं। 18 और 25, ये 18 और 25 जो है ये सहभाज्य है, क्योंकि 25 जो होती है वो 5 से कटती है और 5 से कटती है। 18 2 8 3 2, 18 जो होता है 2 से कटता है, 9 से कटता है, 8 से कटता है, 8 से नहीं कटता है, 3 से कटता है, बाकी उससे कटता है, बट 5 से तो नहीं कटता है। तो यही क्या है, दूसरा वाला विकल्प अपना जो दिखाते रहे, यही सहभाज्य है। अगर 31 और 93 को देखेंगे तो 31 तिहाई 93 होता है, और ये दोनों गिनतियाँ 32 और 62 तो अपन 2 से कट ही रही हैं। तो सहभाज्य कौन सा हो गया, केवल 18, और मतलब बी वाला विकल्प होना सही हो गया है। और आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला वाला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो हमसे दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं चित्र में ओ वृत्त ए बी सी डी का केंद्र है। यहाँ पे वृत्त बना है, उसका केंद्र ओ है। यदि कोण बी ओ डी बराबर 160, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 160 है, तो कोण बी सी डी का मान हमको बताना है। बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे मुझबानी आ जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे इस चाप द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण 60 अंश है, इसके सामने परिध पे बना हुआ कोण इसका आधा होगा, 160 का आधा कितना हो जाएगा, 80, 160 का आधा यहाँ पे 80 हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पे सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ वाला हिस्सा अगर 80 हो गया और इसका हमको ज्ञात करना है, तो इन दोनों का योगफल 180 होता है, 180 में 80 को घटा देंगे कितना मिलेगा, 100। ये वाला कोण कितना हो गया, 100 अंश हो गया। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है, सी विकल्प दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मुझबानी होता है, बहुत ही आसान काम। यहाँ पे देखें केंद्र पे कोण बना है, केंद्र का आधा किया, इसका और इसका योगफल 180 अंश होता है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योगफल 180 अंश होता है। तो 180 में 80 को घटा दिया तो कितना मिल गया, 100 मिल गया। तो सी वाला विकल्प ना सही हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हम देखते हैं, कह रहे हैं दो बिंदु P और Q दिए गए हैं। P का निर्देशांक हमको दिया गया x, -1 और Q का निर्देशांक दिया गया 3, 2। इनके बीच की डिस्टेंस दी गई, बीच की दूरी कितनी है, 5 इकाई है। तो दूरी हमको d बराबर कितने दिया जाता है, 5 इकाई। तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान बताना है हमको, यहाँ पे पूरा चीज़ें दिखाई दे रही है। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट होता है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये होता है। दूरी की जगह पर यहाँ पे 5 रख देंगे, बराबर यहाँ पे अंडर रूट तो लगाइए। हालांकि यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो ज़्यादा बेहतर काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं x1 की जगह पे x -3 हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, -1 है, माइनस y2 क्या है अपना 2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। यहाँ पे अंडर रूट हटा देते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर किया था। तो x -3 यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। -1 -2 जोड़ करके -3 हो जाएगा। -3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9। 9 को इधर पे जाएंगे तो 25 में से 9 घट जाएगा, इतना मिल जाएगा 16। और x -3 होल स्क्वायर हो रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ताकि यहाँ से स्क्वायर हटाया जा सके। तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 मिल जाएगा, प्लस माइनस 4 मिलता है, और बराबर यहाँ पे x -3 हो रहा है। अगर +4 लेंगे, ये वाली गिनती -3 इधर आने के बाद क्या हो जाएगी, x बराबर 4 + 3 हो जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पे x बराबर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और यहीं पे अगर माइनस होता, ये गिनती इधर आने प्लस हो जाती, तो ये x बराबर हमको -1 मिल जाता। हालांकि जब अगर हम विकल्प को देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता तो है लेकिन वो प्लस में मिलता है, तो हमारा उत्तर तो माइनस में आ रहा है। इस वजह से ये अभी हम नहीं ले रहे हैं और हमारा डी वाला विकल्प 7 दिखाई दे रहा है। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लंबा खींच दिया है, लेकिन आप समझें कि हमने पूरी बात अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हालांकि अगर ये क्वेश्चन बाकी सब अगर विस्तार में लिखने के लिए आता था तो ये कम से कम 2 नंबर का आता ही आता। तो चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, अगले वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पे 4 खंड दिए गए हैं, चारों के चारों 1-1 नंबर के हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम जो पहला क्वेश्चन है दूसरे का वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p है। यदि पी एस लंब पी क्यू, तब पी एस का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका रहेगा। यहाँ पे हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा था, तो हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, उसका नाम पी क्यू आर कर रहे हैं, तो भैया पी क्यू आर कह रहे हैं तो पी क्यू आर बना दिया। प्रत्येक भुजा 2p कह रहे हैं तो हमने 2p रख दी, और यहाँ पे भी हमने 2p रख दिया। और साथ में हमसे कहा जा रहा है कि पी एस लंब क्यू आर, पी एस तो कहीं है नहीं, क्यू आर पे लंब है, तो पी एस क्या है, एक लंब खींच दिया क्यू आर पे, यहाँ पे हमने एस डाल दिया, ये पी एस। अब यहाँ पे भाई एक छोटी सी बात आपको बता देनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो भी यहाँ पे लंब डाला जाता है, शीर्ष लंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। आपको ऐसा लिखना होगा कि समबाहु त्रिभुज, पहले बात तो डिटेलिंग में आपको डाल देना है कि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में प्रत्येक भुजा बराबर 2p, और यहाँ पे शीर्ष लंब पी एस लंब क्यू आर, और उसके बाद लिख देना है कि शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू एस बराबर हो जाएगा एस आर, और ऐसे में हो जाएगा बराबर क्यू आर का बटा 2, यानी कि हमारे पास क्यू एस बराबर एस आर बराबर हमको मिल जाएगा p अकेले, ये वाला हिस्सा हो जाएगा p, ये वाला हिस्सा हो जाएगा p। ऐसा होने के बाद हमको तो क्या निकालना है, पी एस की लंबाई ही तो निकालनी है। हमसे कहा गया है कि लंबाई पी एस की बताइए। तो पी एस की लंबाई जब बतानी है तो हम यहाँ पे त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं पी क्यू एस में हमने यहाँ पे लंब डाला था, शीर्ष लंब हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। हमारे पास पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। पी एस का मान निकालना है, क्यू आर पी क्यू बराबर हो रहा है 2p, ये दिया गया था, बराबर क्यू एस बराबर हमने निकाल लिया है p, प्लस यहाँ पे पी एस स्क्वायर ही हमको निकालना है। 2p स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4p स्क्वायर है, बराबर यहाँ पे p स्क्वायर तो है, इधर भेज देते हैं तो माइनस p स्क्वायर हो जाता है, बराबर पी एस स्क्वायर। घटाने पर कितना मिल जाता है, 3p स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पी एस बराबर क्या मिल जाएगा, √3p मिल जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पी एस की लंबाई। तो ये बेहतरीन तरीका रहा इस प्रश्न को हल करने का। हालांकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी डिटेल्स बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं थी, पर लिख देंगे तो बेहतरीन लगेगा। ये खा वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। भाई एक चीज़ आपको बता दें कि सर्व संख्याएँ होती 3 सर्व संख्याएँ अगर आपको याद हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको याद है तो इसके बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ में लिख देना है ब्रैकेट में। अब हमने तो सारी संख्याएं लिख दी, तो क्या लिखें, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1/, इसके बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने लिख दिया। अब 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ये होता है, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है।
ये तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये आपका जो बीच वाला हिस्सा है वो लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 1 के बराबर आ गया, यानी इसकी वैल्यू जो चाहिए थी हमको मिल गई है 1। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं वो प्रश्न है ग नंबर दूसरे का। कहा जा रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश क्या होता है भैया? अगर आपको पता है वृत्त का चतुर्थांश, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ये पूरा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो चतुर्थांश हो गया, ठीक है। एक हिस्सा अपना चतुर्थांश कहलाता है, यानी चौथाई भाग कहलाता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि कितनी दी गई? 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको वृत्त की परिधि दी गई है, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दी गई। हमने 2 कह दिया था क्या गलती से, 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि है। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r बराबर 22 हो गया। और यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? 22/2 पाई हो जाएगा। और 22/2 गुणते यहाँ पे पाई के मान रख देते हैं 22/7 जो हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। कितना मिल जाएगा हमको? 7/2 सेंटीमीटर हमको क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी। r बराबर हम यहाँ पे अभी निकाल रहे थे। अब चतुर्थांश का हमको जो क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग, यानी कि पाई r स्क्वायर तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर 1/4 लगाते हैं, 1/4 लगाते हैं तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको लिख देना चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, और उसके बाद 1/4 पाई r स्क्वायर लगा देना चाहिए। पाई का मान 22 फिलहाल तो हमें 1/4 लिखना है, हमको 1/4 लिखते हैं, गुणते 22/7 लिखते हैं, और r का मान लिख देते हैं कितना? r 7/2 है, गुणते 7/2। 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि r स्क्वायर है। शुरू के दिनों में मैं इसको बार बार भूल जाता था इसको लिखना, हालांकि अब यहाँ पे काटते हैं। 7 से 7 काट दे, 2 से काट दिए, 11 मिल गया। और यहाँ पे अब काट नहीं रहा है, 11 से 77 हो गया, और नीचे 4 दूनी 8 हो गया। अब आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, बट आप चाहें तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा मिल गया आपको, ये मिल चुका है। हालांकि आप इसको डेसिमल में बदल सकते हैं, तो वो बदला जा सकता है। तो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न में हमको कहा गया है कि समीकरण 4/x-3 दिया गया बराबर 5/2x + 3 को हल कीजिए। यहाँ पे हल करके x का मान निकालना है। समीकरण को हमने बड़ा आराम से लिख लिया और इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता हमको लगती ही है। बहुत सिंपल सा काम करते हैं। तो इसके बटे में 1 लगा दिया, नीचे वाले का गुणा हो जाएगा अपना x, एलसीएम ही कह सकते हैं इसको। इधर गुणा करा दिया 4, इसका इधर गुणा करते हैं -3x बराबर यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपना 5/2x + 3 हो जा रहा है। अब क्या कराएंगे? अब तिरछा गुणा कराने के अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है, और यहाँ पे द्विघात समीकरण बनने वाला है। चलिए बनाते हैं। इसका अपने पास देखिए 4 डायरेक्ट करा दें, 4 दूनी 8, x लिखते हैं, 4 से इसमें गुणा करते हैं, 4 3 12 हो जाए, 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, ये x स्क्वायर हो रहा है, और 3 त्रिका -9 x हो रहा है, बराबर x स्क्वायर x और 5 का गुणा 5x हो रहा है। और भैया यहाँ पे x स्क्वायर क्या है? माइनस में है। अगर हम इसको उधर भेज देते हैं तब प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको उधर भेजते हैं, या फिर यहीं पे रख देते हैं -x स्क्वायर है, और यहाँ पे 8x में 9x गया तो कितना मिल जाएगा? -x मिल जाएगा। 5x को इधर उठा लेते हैं, उधर से इधर आने के बाद -5x हो जाएगा, और यहाँ पे +12 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे -6x स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर -6x हो जाएगा, और यहाँ पे +12 के लिए 0 हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर हम -6 से भाग कर दें, ठीक है, तभी यहाँ पे काम बनेगा। तो यहाँ पे ये हिस्सा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे +x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 से भाग करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 6 दूनी 12 यानी कि 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण का रूप ले चुका है। हालांकि ये प्रश्न 1 नंबर का है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमने सोचा नहीं था। खैर, सोचने की क्या बात है, जैसे जो भी मिलता है उसको हम ऐसे बढ़ाते जाते हैं। x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x करेंगे, -x -2 बराबर 0। गुणनखंड कर रहे हैं भाई, गुणा करने पे 2 है, जोड़ने घटाने पे 1 हो जाए, तो 2 1 नाम 2, 2 में से 1 गया 1। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x +
टू आ जाएगा बराबर 0 हो रहा है, और यक्स प्लस 2 मिल गया है और यक्स माइनस 1 मिल गया है बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 इजकल टू 0 करते हैं आप, तो x बराबर आपको -2 मिल जाता है। ये आपका उत्तर 1 हो गया। x माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आपको 1 मिल जाता है। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपको इस समीकरण का हल प्राप्त हो गया है, उत्तर प्राप्त हो गए हैं। ओके दोस्तों, तो तीसरे प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण क्या दिखाई दे रहा है, kx प्लस 2y इजकल टू 5 और 3x माइनस 4y इजकल टू 10 का कोई हल नहीं होगा। भाई यहाँ पे कोई हल नहीं होने वाली बात अगर कर लेते हैं, अगर देखिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे ऐसे a1 अपॉन a2 बोले पर ऐसा फील होता है जंपक जपांग जंपक, ऐसा कुछ करके एक सॉन्ग है, छोड़ो ये जाने दो। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए होता है, समांतर रेखाओं के लिए ये हिस्सा बराबर होता है, सी वाला हिस्सा बराबर नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमको बस यही लिखना है, सवाल को उतार देना। सवाल को उतारने के बाद हमको कह देना यदि समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ऐसा लिख देंगे। लिखने के बाद हमको क्या करना है, हमको केवल इसको लेकर चलना है, ये c1 अपॉन c2 वाला छोड़ देना है। हमको a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 लेकर के चलना है और इसमें चीज़ों में अप्लाई कर देना है। तो देखते हैं भाई कहाँ दिखाई दे रहा है, a1 अपना k हो गया तो वहाँ पर हमने k रख दिया। a2 अपना क्या है, दूसरे समीकरण का वाला a पार्ट माने 3 बराबर पहले समीकरण का b मतलब 2 और दूसरे समीकरण का b1 b2 यानी कि -4, ये हमने रख दिया है। बहुत सिंपल सा काम हो गया। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 समीकरण 2 2 दुनिया 4 हो रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा तो k बराबर क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन -2 दिखाई दे रहा है। और एक छोटी सी लाइन आ गया, बढ़ा के हम ज़बरदस्ती लिख रहे हैं, -3 अपॉन 2 मतलब माइनस को ऊपर भेज देंगे। ऐसा आप कर देंगे, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। कहने के किस मान के लिए, तो मतलब हो गया मान। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे एक ये वाला हिस्सा जो है, मतलब क्वेश्चन जो है, ये सिलेबस सब निकाला जा चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने मॉडल पेपर के रूप में इसको दे रखा है। अब ये क्यों दे रखा है, अब यही इसके बारे में सब कुछ जाने भाई। मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मैं इस प्रश्न का हल करके दिखा देता हूँ। भाई कह रहे एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। भाई बात यह है कि एक बिजली का खंभा है, ज़मीन पर बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ से देखता है कि धरातल पर एक बिंदु पर अवनमन कोण 60 अंश का है। तो भैया यहाँ पे बिंदु पर कितना है अवनमन कोण, 60 अंश का अवनमन कोण है। अवनमन कोण इधर की ओर होता है, लेकिन अब जाने देते हैं भाई हम, मतलब होता तो है 60 अंश का कोण यहाँ पे नीचे भी बन जाएगा। ये बेहतरीन काम हो गया। अब 60 अंश का अवनमन कोण है यदि खंभे की ऊंचाई खंभे के पाद बिंदु से, यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई यानी यच का मान हमको याद करना है। तो ये बेहतरीन काम हो चुका है। अब भाई यहाँ पे ज़्यादा सोचना आपको समझना नहीं है, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे ए बी सी ये त्रिभुज हो गए और हमको लिख देना है त्रिभुज ए बी सी में हमको यहाँ पे कोण दिखाई दे रहा है कितना, 60 अंश। हमको किसका मान चाहिए, लंब का मान चाहिए। किसका मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan में आता है। हम लगाएंगे tan और कितना अंश का कोण दिया गया है, 60 अंश बराबर लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। हमने कर दिया, बस हो ही गया। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। रट लो भैया, बहुत ही आसान सा काम होता है। BC मतलब H हो गया, AB मतलब 25 हो गया। 25 हमने लिख दिया, 25 का दरगुणा करा देंगे तो H बराबर क्या मिल जाएगा, 25√3 और हम साथ में मीटर भी लिख देंगे और बस तालियाँ। क्या भाई, उत्तर मिल गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहा गया है कि समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 की मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कहेंगे कि माना समीकरण, ऐसे लिखेंगे, माना समीकरण पूरा लिख देंगे कि मूल अल्फा तथा बीटा हैं। जब अल्फा तथा बीटा हैं तो लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग। ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन ए लिख देंगे और माइनस बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना हो रहा है, माइनस लगाएंगे, बी का मान क्या दिखाई दे रहा है, -7 दिखाई दे रहा है, तो -7 लिखेंगे बटे ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ कोई गिनती नहीं है तो 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, माइनस माइनस प्लस 7/1 बराबर 7 मिल जाएगा। और हमको मूलों का गुणनफल भी चाहिए होगा, तो हम मूलों का गुणनफल लिखने हिंदी में लिखने के बजाय अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कर लेते हैं। सी का मान हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है, ए का मान 1 दिखाई दे रहा है, तो सी बटे मतलब 12/1 बराबर हमको क्या मिल गया, 12 मिल गया है, ये हो चुका है। अब हमको जो निकालना है उस पर आ जाते हैं, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। तो मूल तो अपना अल्फा है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम होता है 1/बीटा, इनका योगफल यानी कि ये वाला हिस्सा हमको निकालना है। अब इसको आसान करते हैं, आसान कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेकर के अल्फा इंटू बीटा करके, बीटा ऊपर चला जाएगा इधर, अल्फा इधर चला जाएगा प्लस अल्फा, और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाल के रखा है 7, हम ऊपर लिख देंगे 7, और अपॉन बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 12, और हमको जो व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए था वो कितना मिल गया 7/12, यही हमारा आंसर हो गया है। घ नंबर प्रश्न को हम देखते हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है पढ़ते हैं। क्या बिंदु ए 3, हमको दिया गया है 2, हमें ले लेते हैं ए, और बी -2, -3, और सी 2, 3 क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो वो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं ज्ञात कीजिए। और भाई ये जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन घूम घुमा के आ चुका है और कई बार हमें अटका चुका है। अब अगर हमको यहाँ से ज्ञात करना है कि क्या इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इनके भुजाओं के माप निकालने होंगे। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कि त्रिभुज का प्रकार भी कैसा है, इसके लिए हमें भुजाएं निकालनी ही होंगी। तो हम निकालते हैं ए बी का मान मतलब इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस कैसे होगा। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी हम निकालने वाले हैं, हालांकि आप फार्मूला लेकर के बाकायदा धीरे धीरे हम करेंगे तो बेहतरीन काम होगा, लेकिन हम जल्दी करते हैं। 3 माइनस ए यानी कि -2, और इसका होल स्क्वायर प्लस और y1 - y2 यानी कि 2 -3। अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना का ढंग आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हिस्सा मिल रहा है, -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और मिल जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हो जा रहा है 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 5 स्क्वायर, और 5 × 5 = 25 हो रहा है, 25 + 25 हो रहा है, और 25 का योगफल कितना हो जाता है, √50 हो जाता है। इसको यहीं पे रख देते हैं, बाकियों को भी निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं BC का निकालते हैं। BC मतलब इनके बीच की दूरी -b मतलब -2 हो जाएगा। a - b होता है, तो a वाला हिस्सा हमने -2 लिखा, b की जगह मतलब x1 - x2 होता है, और यहाँ पे x2 कितना हो गया 2, उसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 है, y2 कितना है यहाँ पे 3 है, पर हमने माइनस फार्मूला वाला रखा है तो सच से बात है यहाँ पे माइनस होना ही था। यहाँ पे -4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -6 हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और -4 का वर्ग 4 × 16 होता है, और 6 का वर्ग 6 × 36 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 36 और 16 का योगफल तो कितना मिल जाएगा, 6 × 6 = 12, तो यहाँ से लगे 1, 3 1 4 1 5 यानी कि 52 हो रहा है। तो ये तो दूसरी भुजा हो गई है। अब हम CA निकालते हैं। CA बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x1 - x2 यानी कि 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 2 - 3 होल स्क्वायर। अब आप जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या भाई, 3 में से 2 घटाने पे 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 में से 3 को घटाने पर -1 का स्क्वायर हो रहा है। हालांकि स्क्वायर के बाद दोनों 1 और 1 ही हो जाएंगे, जो कि √2 के बराबर हो जाएंगे। अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो भैया यहाँ पे क्या एक त्रिभुज बन सकता है, यहाँ पे भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक। A1 नहीं मतलब AB + BC बराबर क्या है, ये बड़ा है किससे, CA से, मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे हमको सीधे सीधे लिख देना है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, अतः
यह एक त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिभुज का अगर हमको प्रकार देखना है तो भैया यहाँ से सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही है आपको 52 दिखाई दे रही है, ऊपर अंडर रूट के अंदर है, और 50 दिखाई दे 2 दिखाई दे रहा है। अगर इनके वर्गों का योगफल करेंगे 50 और 2 का, तो 50 और 2 मिलकर 52 के बराबर तो हो ही जाएंगे ना। तो अंडर रूट 52 मतलब जो हमारे पास बी सी है, बी सी बराबर क्या है, अंडर रूट 52 है। बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 52। और अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर करते हैं तो हमको अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर मिलता है, जो कि 50 प्लस 2 के बराबर होता है, यानी कि 52 के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे हम पहुँच चुके हैं। 4 का वाला प्रश्न हम देखते हैं। कहा गया है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है। अगर आपको समझ में आता है तो भाई बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो a प्लस बी बराबर 1 है तो किसका मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि साइन a प्लस बी तो अपना ये रहेगा ही रहेगा, पर a क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 90। साइन के टर्म में ही चेंज कर रहे हैं ताकि हम साइन से साइन को कैंसिल कर सकें और a प्लस बी बराबर कह सकें कि ये 90 अंश है। परफेक्ट काम हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं और हमको क्या दिया गया है, दिया गया है कॉस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। अब कॉस के पदों में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, तो भाई कॉस देखिए साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो कॉस के टर्म में अगर आएंगे तो 30 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस है, ये a माइनस बी भी है, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसका वैल्यू है, वो कॉस 30 की वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी इजकल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। यानी हमको दो समीकरण मिल चुके हैं, एक तो a प्लस बी बराबर 90, दूसरा मिल गया a माइनस बी बराबर 30। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, a प्लस बी बराबर 90 मिल जाएगा। और ओ यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी थी, a माइनस बी बराबर हमको 30 मिल जाएगा, यहाँ पे खींचनी थी। जब हम इनको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2a, और इसको 9 3 12 यानी 120 अंश मिल रहा है। 2 से काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 अंश, यानी a बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। और जब 60 अंश का मिल गया है तो अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 90 माइनस a हो जाएगा। a का वैल्यू कितने मिल गया, 60, उसको रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई, 30 अंश मिल गई। बहुत ही आसान प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में कहा क्या है, चौथे का, दिखाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 8 के प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में अगर होना चाहती है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्ण संख्या, तो वो 8 के प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें माना जो हमारा पूर्णांक है, ठीक है, माना जो पूर्णांक है वो क्या है, अपना q है, q, और इसका q विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में हो सकता है, अगर हमको 8 k प्लस 1 दिया गया है तो हमको यही k के हिसाब से ही देखना होगा। तो अपने पास देखिए 8 k जब प्लस की बात करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे पूर्णांक जो हमारा q होना है वो k नहीं रख करके 8m प्लस 1, अगर 8m, देखिए यहाँ पे अगर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है तो यहाँ पे भाजक कितना है, 8। भाजक 8 होने के वजह से आप शेषफल की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 7 भाजक 8 से कम तक रख सकते हैं, यानी कि 7 तक आप रख सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर आप सम संख्या रखेंगे शेषफल की जगह तो वो हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये तो सम है ही, ये भी सम रख दिया आपने।
अब चूंकि आपको विषम चाहिए तो 8m+1 रखना होगा, ठीक है। पहला पूर्णांक ये हो जाएगा। 8m+3 रखना होगा, 8m+5 रखना होगा, 8m+7 रखना होगा। 8m+9 नहीं रख सकते बिकॉज हमें भाजक से आगे नहीं जाना है, उससे छोटा ही रहना है। तो हमारे पूर्णांक क्या है, इन रूपों में हो सकते हैं, इन 4 रूपों में हो सकते हैं। और इनके वर्ग का रूप हमको किस रूप में रखना है, 8k+1 के रूप में होना चाहिए। बस इतना सा हमको यहाँ पे दर्शाना है। दर्शाने के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, कहेंगे यदि हमारा जो q की वैल्यू है वो 8m+1 के रूप में है। हम 8m अकेले क्यों नहीं रख सकते +0, या फिर वो अकेले, या फिर +2 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमको सामने विषम लेना है। अब हमको क्या लेना है, q², यानी कि 8m+1 का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार क्या होना चाहिए, वह जो हमको चाहिए 8k+1 इसके रूप में होना चाहिए, और कोई इसमें काम नहीं चल पाएगा। तो विस्तार हम यहाँ पे करेंगे, होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं। 8×8 = 64 हो रहा है, m² प्लस 1 का स्क्वायर वो 1 होता है, प्लस 2 गुणते 8, 8×2 = 16 m हो रहा है। अब इस स्थिति में अगर इन दोनों हिस्सों से हम देखें तो हमारा 8 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 8×8 = 64 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा m² प्लस 16m। 16 में से 8 से भाग किया तो 8×2 = 16, यानी 2m हो जाएगा। और ये प्लस, इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, वो प्लस उस पार है। अब अगर इसको देखेंगे तो ये किस रूप में है, 8k+1 के रूप में है कि नहीं। ये पूरा हिस्सा क्या मान लिया हमने, जहाँ हम इसे लिख देंगे, जहाँ k बराबर मतलब 8m² प्लस 2m है, ऐसा ही। अब यही पूरा रूप हम आगे सभी के संदर्भ में करने वाले हैं, और हर बार आप देखेंगे कि 8k+1 के रूप में मिलेगा, और उसके बाद में लास्ट में हम लिख देंगे अतः q पूर्णांक q विषम धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का वर्ग 8k+1 के रूप में होता है। तो हम कंक्लूज़न तो अभी बता दिए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सवाल आपको दिखा देते हैं कि q बराबर क्या हो जाएगा, 8m प्लस, अगर हम लेते हैं ये दूसरा वाला पार्ट अपना 3 लेते हैं, तो q² यानी कि उसका वर्ग हमको चाहिए, तो 8m+3 का स्क्वायर हो जाएगा। विस्तार हम देखते हैं, 8×8 = 64 हो रहा है, m² प्लस 3 × 3 = 9 हो रहा है, प्लस 8×2 = 16, 16×2 = 32, 16×3 = 48 हो रहा है, 48m इतना मिल रहा है। और अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव करें, हम देखेंगे भैया हमारे पास 64m² है, ये प्लस 48m भी है, पर 9 में से तो 1 मिल नहीं रहा है, बट हम 1 निकालेंगे तो वो मिल जाएगा 8 + 1। और अब 8 कॉमन ले सकते हो आप सब में से, क्योंकि 8 ही तो कॉमन लेना है। तो ये 8×8 = 64, यानी कि 8m² हो जाएगा, और 8×6 = 48, यानी 6m हो जाएगा। और यहाँ पे 8 का नाम 8 है, कॉमन ले लिया हमने, तो 1 बच जाएगा, और प्लस 1 ये वाला हिस्सा जो है +1 वो बचा रहेगा। ये पूरा हिस्सा k बन गया। हम आगे जहाँ पे लिख देंगे, मतलब k लिख देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8k+1 के रूप में ये संदर्भित हो रहा है, यानी इस रूप में आ रहा है। और जहाँ पे हम लिख देंगे, जहाँ k बराबर क्या है, यही अपना पूरा गिनती उठा लेंगे, 8m² प्लस 6m प्लस 1 इस रूप में हो रहा है, यानी कि इसका वर्ग भी इसी रूप में हो रहा है जिस रूप में हमसे कहा गया था। अब q बराबर अगर हम ले लेते हैं 8k+5, तो q² बराबर क्या मिल जाएगा, 8k+5 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, 8×8 अपना 64 मिल जाएगा k² प्लस 5 × 5 = 25 मिल जाएगा, प्लस इनका 5×2 = 10, 10 8 80, 80 यहाँ पे हमने k लिख दिया गलती से, सॉरी, यहाँ पे हमने तो m लेकर के शुरुआत की थी, तो यहाँ पे m ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे m ही रखते हैं। और फिर ये जो अपना 25 है, 24 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 64m² किया, प्लस 80m किया, प्लस हमने 24 किया, प्लस 1 किया। इसमें से फिर से 8 कॉमन हो सकता है, तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8×9 = 64, 8m² प्लस 8 10 यानी 10m, इसमें से 8 × 3 = 24 यानी कि 3 बच जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। फिर से ये k बन रहा है, यानी कि 8k+1 के रूप में फिर से आ रहा है। यही सेम संदर्भ हो जाएगा q बराबर 8m
प्लस 7 के साथ में जब हम क्यू स्क्वायर बराबर करेंगे तो 8m प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 8×9 = 64 m स्क्वायर प्लस 7×7 = 49 प्लस इन दोनों का मतलब 2a भी अभी लिखना बाकी है। तो 7×8 = 56, 56 दूनिया कितना हो जाएगा, 6 दूनिया 12 से लगे 5 दूनिया 10 के 11 m इतना मिल रहा है। ये स्थिति बन चुकी है। फिर अगेन 64 m स्क्वायर करते हैं प्लस 112 m करते हैं, 49 में 48 प्लस 1 कर लेते हैं और इसमें से फिर से 8 कॉमन हो जाएगा और 8 यहाँ पे 8 है m स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर 8 और 7 दूनी 14 हमको मिल जाएगा m प्लस यहाँ पे 8 × 48 होता है 6 प्लस 1 मिल जाएगा और हमको मिल रहा है 8k + 1 जहाँ पे k ये पूरा हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंक्लूज़न दे सकते हैं कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक q के लिए q का वर्ग 8k + 1 के रूप में होता है। यह सत्यापित हो गया है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहा गया है त्रिभुज ABC में, अब यहाँ पे हमारे पास चित्र दिया है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिया है और हमने चित्र नहीं देखा, तो थोड़ा सा खसकाते हैं और चित्र के साथ में सॉल्व करते हैं। तो हमें चित्र में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कि कहा गया है कि कोण D वाला जो हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो B के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है भाई, समरूप जब करने की बात कर रहा है, ये जो समरूप करने की बात कर रहा है तो बहुत ही सिंपल है। हमको यहाँ पे दिया है, हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं लिखना है, हमको लिख देना है त्रिभुज ABC में और ये जो चीज़ दी गई वही चीज़ छाप देनी है। क्या लिखना है, ADE बराबर कोण B और जो सिद्ध करना है वो लिख देना है। लिखने के बाद अपन अब शुरू करेंगे सवाल को हल करना। तो जो सिद्ध करना है आप उसको लिख लेंगे और हम यहाँ पे एक गंदा सा चित्र बना लेते हैं। इसकी गंदी निकल भाई, अच्छी निकल तो हम कर नहीं पा रहे हैं, गंदी ही निकल सही, पर बनाया तो हमने ये वाला कोण इसके बराबर है। तो संदर्भ उठाते हैं भाई, जिसको हमको यहाँ पे समरूप सिद्ध करना है उन्हीं दोनों का नाम लिखते हैं। तो भाई हमको पहले तो लिख देना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AB क्या लिख रहे हैं भैया, ABC समरूप ABC, वही सेम चीज़ को दोबारा ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, पर मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। तो आइए यहाँ पे हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं कि कौन किसके समरूप हो रहा है। ABC की अगर बात करें समरूप तो ADE बन रहा है, ADE बन रहा है। संदर्भ क्यों बन रहा है ऐसा, कोण A बराबर कोण A हो रहा है उभयनिष्ठ, क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बन रहा है। साथ में ये वाला कोण तो दिया ही गया है, कोण कह देंगे ABC बराबर कोण ADE। अब AA समरूपता से, AA समरूपता से हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप मिल जाएंगे, जो हमने त्रिभुज का नाम लिखा है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ये जो सिद्ध करना था काम हो गया। अब हमें कुछ वैल्यू निकालने को कहा गया है। हमको यहाँ पे लिखना, देखिए कुछ भुजाओं के मान निकालने को कहा जा रहा है, तो वो भुजाओं के मान हम तो बाद में निकालेंगे। पहले बात तो जो समरूपता मिली उसी समरूपता के आधार पर हम कुछ भुजाओं के अनुपात निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। उसके बाद देखेंगे AB अपॉन AD बराबर BC अपॉन DE बराबर AC अपॉन AE। ये चीज़ें हमको मिल गई हैं। साथ में हमें बात ये हो रही है कि हमारे पास प्रश्न में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे क्या क्या दिया गया है। हमको AD बराबर दिया गया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं AD बराबर 7.6 दिया गया है, AE बराबर 7.2 दिया गया है, BE बराबर हमको दिया गया है 4.2 और BC बराबर दिया गया है 8.4। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, DE का मान ज्ञात कीजिए। तो चीज़ों को हम यहाँ पे रखेंगे और DE के मान निकालने की कोशिश करेंगे। DE हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमको चाहिए
BC हमको मालूम है, ये मालूम है, और हमको AB मालूम है, AB तो हमको नहीं मालूम है, AC मालूम है, AC भी नहीं मालूम है। तो ठीक है, हम यहाँ पे चित्र का सहारा लेंगे। AD बराबर हमको मालूम है 7.6 रख लेते हैं। AE बराबर हमको मालूम है, हम 7.2 रख लेते हैं। BE बराबर मालूम है कितना, 4.2 रख लिया है। और क्या है, BC कितना है, 8.4 है। ठीक है, हमने रख लिया है। अब हमको चाहिए DE, यानी कि नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए। ठीक, तो हमें क्या क्या पता है उसके अकॉर्डिंग हमें DE चाहिए, BC हमको पता है, AB हमको पता हो जाएगा, और AD हमको पता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। हमने क्या ले लिया, AB/AD ले लिया बराबर BC/DE ले लिया है। AB का मान कितना हो रहा है, AB का मान हो रहा है इतना प्लस इतना, 7.2 प्लस 4.2, यहाँ पे 7.2 प्लस 4.2 ये हमने रखा, अपॉन AD का मान कितना हो रहा है, 7.6 हो रहा है, यहाँ पे हमने 7.6 रख दिया बराबर BC का मान हमको क्या मिला है, 8.4 मिला है, 8.4 मिला है। DE का मान हमको तो निकालना है, तो यहाँ पे योगफल कर लेते हैं। 2 हमको मिल गया 4, 7 4 11, मतलब एक अंक पे दशमलव लग जाएगा पहले, और यहाँ पे 7.6 हो रहा है बराबर यहाँ पे 8.4 हो रहा है, अपॉन DE तो है ही, DE को ऊपर भेज देंगे। DE के मान तो हमको निकालना है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8.4 गुणित 7.6 बटे 11.4 हो जाएगा। दशमलव हटा देते हैं और काट के छोटा करते हैं। तो काटने का काम यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो रहा है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और यहाँ पे और कटेगा 3 से, 3 से ये कट रहा है, 3 का नाम 3, 3 चौके 12, 3 से ये कट रहा है, 3 का नाम 3, 3 9 27, 19 चौके 76 होता है, 0.4 मिल जाएगा, 14 चौके 56, यानी कि 5.6 आ जाएगा। 14 चौके 56 होता है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 5.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट चुका है पूरी तरीके से, और DE की जो वैल्यू हमको निकालनी थी वो 5.6 सेंटीमीटर आ चुकी है आंसर के रूप में। घ नंबर प्रश्न में पहुँच गए हैं चौथे के। कहा गया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन है, 7 सेंटीमीटर वाला भुजा है वाला ऐसा कुछ घन है। परफेक्टली हम बना लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर बात करते हैं। कह रहे हैं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठोस घन की 7 सेंटीमीटर ऊंचाई व 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक शंकु के आकार का छेद किया जाता है। तो इसमें एक शंकु के आकार का छेद किया जा रहा है, वो कुछ इस प्रकार से छेद किया जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है 7 ही रखी गई है जितनी इसकी भुजा है, और त्रिज्या कितनी रखी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या रखी है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर रखी गई है। तो छेद किया गया है। शेष ठोस का आयतन हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको घन के आयतन में शंकु का आयतन को माइनस करना होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं, शेष ठोस का आयतन, ये शेष ठोस का जो आयतन निकलेगा वो निकलेगा अपने किसके, घन के आयतन से, घन के आयतन में माइनस करके शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। घन का आयतन कितना है, घन कितना हमको दिखाई दे रहा है 7 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला, तो 7 की घाते 3। हम यहाँ पे 1 क्यूब पहले लिख लेते ज़्यादा अच्छा रहता। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये चीज़ें हमने देख लिया। इसकी भुजा कितनी थी घन की, वो 7 थी, तो हमने 7 की घाते 3 लग लिए, माइनस 1/3 यहाँ पे गुणते 22/7 कर लिया है, और इसकी त्रिज्या कितनी रहे हैं 3 गुणते 3 रख लेते हैं, 3 है, और ऊंचाई कितनी है वो 7 है। 7 से 7 कट गया, 1 3 से ये वाला 3 कट गया है, और यहाँ पे 7 7 49 7 343 होता है, तो यहाँ पे 343 आ गया, माइनस यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने 7 से 7 को काट दिया था, 3 से 3 को काट दिया था, इनका गुणा कर ले बच गया है 3 दूनिया 6, 3 दूनिया 6, 66 हो जा रहा है, और बड़े आराम से हम इनको घटा लेते हैं।
13 में से 6 घटाने के बाद क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। यहाँ पे बचा है 3, यहाँ पे भी यहाँ से लेंगे 13 में से 6 घटाने पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचा है 2। तो 277 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिल जाएगा, हमारे शेष बचे हुए ठोस का आयतन हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। 5वां प्रश्न हम देखते हैं क्या कहा गया है। सभी खंड कीजिए, मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है। 5वें खंड में 4 क्वेश्चन होते हैं, सभी होते हैं 4-4 नंबर के, 4 नंबर के ही हैं। और ये हमको समीकरण दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है 2x + 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 = 5, 2x - 1/5 x डज नॉट इक्वल टू को हल कीजिए। भैया यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात बता दूँ कि यहाँ वाला जो हिस्सा ये चेंज दिया गया है, ये अलग होने से गलती हो गई, मतलब ये गलत दिया गया है। होना यही चाहिए कि यही से सेम टू यहाँ लिखा जाए, यानी प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाए, यक्स है तो यहाँ पे यक्स लिखा जाए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और प्रिंटिंग मिस्टेक को सुधारते हुए जब हमने जो बताया उसके आधार पे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। क्योंकि भैया हमने इस प्रश्न को कई बार सॉल्व किया है और अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को रख कर सॉल्व किया है, और हम सही नतीजे तक पहुँचे हैं, और हमने किताब से भी मिला है, कई जगह पे कंफर्म किया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमको मानना है। क्या मानना है कि 2x + 1/x बराबर हम a मान लेते हैं, और ये परफेक्ट काम हो जाता है। यहाँ पे a मानने के बाद ये a² हो जाता है, +4 हो जाता है, और बराबर यहाँ पे 5a हो जाता है। इतना बड़ा सा समीकरण इतना छोटा सा हो गया और सरल सा हो गया। 5a को उधर उठा लाते हैं तो हमें a² - 5a + 4 = 0 मिल जाता है। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, a² माइनस हमको यहाँ पे 4a मिलेगा, माइनस a ही मिलेगा, और +4 = 0 हो गया। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a - 4 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो a - 4 हो गया, बराबर 0 हो गया। a - 4 यहाँ पे निकल आया, और a - 1 यहाँ पे बच गया, बराबर 0। और अब जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - 4 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और a - 1 = 0 करेंगे तो a = क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब a को इसके बराबर करना, मतलब वहाँ पे रखना है। तो 2x + 1/x इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं, चूँकि हमने a वहाँ पे माना है, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 2x + 1 = 4x मिल जाएगा। 2x उधर जाके घट जाएगा, तो 1 = हो जाएगा 4x - 2, यानी कि 2x डायरेक्ट लिखते हैं। तो x = क्या मिल जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 1/2। ये एक आंसर है। ये वाला हिस्सा करते हैं, 2x + 1/x = अगर 1 करते हैं तो x उधर जाके खड़ा हो जाएगा, तो 2x + 1 = x मिल जाएगा। x को इधर भेजते हैं, 1 को इधर भेजते हैं, 2x में 1 घट जाएगा, 1x मतलब ऐसे बच जाएगा, और ये उधर जाने के बाद -1 हो जाएगा, यानी एक दूसरा आंसर मिल गया। तो यही है आपके इस समीकरण का हल, बहुत ही आसानी से मिल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे हमको कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए और लंबाई भी माप कर मापिए। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है भाई, बात ये है कि इस प्रश्न को लंबा सा हल किया जा सकता है और रचना की जा सकती है। रचना के बारे में हम आपको बता देते हैं, पूरा यहाँ पे हम हल करके नहीं दिखाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि हम यहाँ पे आपको रचना करके दिखाने तो वाले हैं, पर पूरा नाप कर नहीं दिखाएंगे। अब वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचने की बात करें तो हम एक सेंटर कर लेते हैं, त्रिज्या खींच लेते हैं 5, और ये हमने वृत्त खींच लिया। अब ये हाथ से फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं, कितना गंदा लग रहा है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये भैया ये 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी, 5 इधर हो गया, 5 आगे बढ़ गया, तो ये 10 हो गया। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको इसका मध्यम लंबवर्धक खींचना होगा। यहाँ से सुई रख करके ऊपर काटना होगा, नीचे काटना होगा, यहाँ से रख के ऊपर नीचे काटना होगा। अब यही मध्य बिंदु है, तो ये यहीं से होकर के जाएगा, डॉटेड करना है। ये सेंटर और रखना है, बाहर बिंदु पी रखना है, यहाँ पे जहाँ पे काट के जा रहा है वो एम हो रहा है। एम को केंद्र मान करके ओ को त्रिज्या मान करके एक और वृत्त की रचना करनी है, जो यहाँ पे पी से होकर ज़रूर जाएगा। ओके, पी से होकर के ज़रूर जाएगा और वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटेगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमको क्या करना है, मिला देना है, और मिलाते ही क्या होगा कि आपकी स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। अब चूँकि आपकी त्रिज्या 5 है और यहाँ से केंद्र की दूरी 10 है, तो ये दशमलव में कोई गिनती मिलेगी। अपन
वो नाप करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये रही बातें और आपका बन चुका है ट्रायंगल। हालांकि हम यहाँ पे गणना करके निकाल सकते हैं कि कितना होगा ये अगर 5 है और यहाँ पे अगर हमने 10 लिया है तो ये कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा अपना 10 स्क्वायर रखते हैं बराबर 5 स्क्वायर प्लस वो जो अपना स्पर्शरेखा की लंबाई है उसको एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। 10 दाम 100 हो गया और -5 × 25 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर हो रहा है। 25 में से 100 में से 25 गया कितना मिल गया 75 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर हो जाएगा √75 और 75 का वर्गमूल कितना होता है डोंट नो, जितना भी होता है उसके लगभग डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल में जो आएगा आई थिंक ये आ जाएगा 5 7 7.5 ऐसे कुछ आना चाहिए। तो इतना हमारी गणना हो रही है डेसिमल में। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो भी हमारा जो है इसके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाएगा। फिलहाल हमने रचना में जो कुछ होना था इसमें ये बता दिया है, आपको बस ऐसे गणना करनी है। रचना के चरण भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, हालांकि इसमें कुछ कहा नहीं है तो नहीं कहा है तो ना लिखें तो फिर काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वें का ग नंबर प्रश्न, यहाँ पे हमसे tan θ अपॉन 1 + cot θ + cot θ अपॉन 1 + 1 - tan, यहाँ पे माइनस ही है, इक्वल टू 1 + sec θ इंटू cosec θ के बारे में हमसे पूछ रहा है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, मतलब प्रूव करना है, सॉरी। तो LHS से शुरुआत करते हैं, चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। LHS में अपने पास क्या है tan θ अपॉन 1 - cot θ है और प्लस में cot θ है अपॉन 1 - tan θ है। अब ये पेन हमको शायद लग रहा है कि नहीं दिखाई देगी तो जाने देते हैं। अब भाई बात ये बता दें कि जो शुरुआत करने का तरीका क्या होता है वो ये होता है कि आपको साइन और कॉस के रूप में इसको चेंज कर देना चाहिए। तो tan बराबर तो हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और अपॉन में आते हैं 1 - कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। बहुत ही सिंपल सा काम। प्लस के इस पार आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना फैलाने का क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत है भाई, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइन से पहले इसमें गुणा हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। साइन ऊपर चला गया, कॉस नीचे आ जाएगा। साइन ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा कर दिए ना, सॉरी, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। साइन अपॉन कॉस को हमने लिख लिया ऐसे ही, बटे का निशान ऐसे बना लिया। इसका इधर एलसीएम तो होगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा रहेगा। प्लस इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो रहा है। यहाँ पे इसका साथ मतलब अपन करेंगे ना, इसका एलसीएम, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, ठीक यही होगा हमें। तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब उलट कर गुणा करते हैं, अब तो कोई तकलीफ नहीं होगी। साइन के इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर आके गुणा कर देगा। तो हमको अंदर गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ऐसे कॉस थीटा लिख देना है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से रहने देता है और प्लस लगाते हैं, इधर आ जाते हैं। कॉस के ऊपर गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये साइन आके नीचे गुणा करेगा तो यहाँ पे साइन थीटा फिलहाल रहेगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमको दिखाई दे रहा है। इतना हिसाब हो रहा है। अब जो हमको लाना है उस तक पहुँचने के लिए अभी भी हमें काफ़ी मशक्क़त करनी है। तो सबसे पहली मशक्क़त जो हमको दिखाई दे रही है, देखिए हमको इनका एलसीएम लेना है, जोड़ रहे हैं। ये वाला हिस्सा बराबर है भी और नहीं भी है, बस ये हमें प्लस माइनस का हेर फेर है। तो हम ऐसा करते हैं कि पीछे वाले हिस्से से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट से, तो ये क्या होगा उलट जाएगा। मतलब कॉस जो माइनस में भी है, साइन जो माइनस में भी है प्लस में हो जाएगा और कॉस जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। यही काम जुगाड़ काम करता है। तो साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है अपना कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो ठीक है, इसको रखे रहते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन यहाँ पे अपने पास साइन थीटा ऐसे रहेगा और हमने यहाँ से माइनस जब कॉमन लिया है
तो ये हिस्सा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो बाहर निकल के यहाँ पे रखेगा वो इधर जाके गुणा करके इसको माइनस कर देगा, और ये वाला हिस्सा बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में। ये समझना बहुत आसान सा काम है, ज़रूरी भी है। और यहाँ पे ये करना ज़रूरी इसलिए था ताकि ये हिस्सा तो कॉमन हो जाए, बराबर हो जाए, और हमें एलसीएम लेते वक्त किसी बड़ी चीज़ से ऊपर नीचे गुणा कराने की आवश्यकता ना पड़े। अभी एलसीएम लेंगे, हो गया। ये जो चीज़ें बराबर होती हैं तो उसको एक बार लिख लेते हैं, वो एलसीएम में हो जाती हैं। हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं ऊपर वाले में। साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिख लिया। अब ये क्या है कि कॉमन नहीं हो रहा था तो गुणा हो गया। तो जो चीज़ इससे अब इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो ये हिस्सा तो कॉमन है, कट गया, कॉस कॉस कट गया, साइन बचा है, जो साइन बचा है उससे ऊपर गुणा करते हैं। समझ के चलो भाई, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो कॉमन है उसको छोड़ दो, इस साइन के इधर गुणा करा दो, इस कॉस के इधर गुणा करा दो, और नीचे नीचे का गुणा करा दो। सिंपल बात, सिंपल लॉजिक घटाने वाला का। तो यही वाला अपनाते हैं। साइन यहाँ पे क्यूब थीटा हो गया, माइनस इसका इधर गुणा हो गया, तो क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब यहाँ वाला हिस्सा आपको समझ के रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही इसके भाव दे रहा हूँ, है बहुत आसान सा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अगर आपको याद हो तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो होता है ए माइनस बी एक कोष्ठक में, और होता है दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर याद है तो वही विस्तार हमको यहाँ पे करना है। तो हमें यहाँ पे विस्तार करना है तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। गजब को काम किया है ना, हो गया। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, और इन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ऐसे रहेगा। ये वाला हिस्सा बराबर दिखाई दे रहा है, कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ऊपर, लिख लेते हैं प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये जो बचा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, वो लिख लेते हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा को क्या करेंगे, दोनों में बराबर बराबर बांट दे देंगे, दोनों के हिस्सों में बांट देंगे। किसके हिस्से में, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, प्लस यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, इसके अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। ये पूरा हिस्सा इसके साथ कट जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस बराबर हो जाएगा। 1 अपॉन साइन बराबर होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1 तो है ही। अब चाहे तो जैसे हमको प्रूव करना था वैसे हिसाब से लिख दो, 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये हो गया RHS के बराबर। प्रश्न देखेंगे, ग नंबर प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों एक में रपट दिया है, क्या यार 4 नंबर का क्वेश्चन दिए, 40 नंबर का नहीं, जो एक में रपट दिए सब। ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 50, 50 से 100, 100 से मतलब सब कुछ दिया गया है, और बारंबारताएँ भी दी गई हैं। इनको एक बार को हम में लिख लेते हैं, उसके बाद इसका सबसे पहले बात तो माध्य निकालेंगे। ओके, तो गंदी राइटिंग में वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखने के बाद आइए इसके माध्य निकालने का प्रयास करते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें चाहिए होता है x का मान, जो कि मिलता है इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करने से। तो 50 और 0 को जोड़ने पर 50 होता है, और उसका आधा कितना हो जाता है, 25। और उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ने पर 150 होता है। 150 का आधा कितना हो जाता है, आई थिंक 75 ही होना चाहिए। ठीक है, और इसको भी आसान करने के तरीका होता है कि इनका अंतर कितना दिखाई दे रहा है, h बराबर कितना दिखाई दे रहा है हमको, 50 दिखाई दे रहा है। वही 50 बार बार जोड़ते जाइए, आपको अगला पद मिलता जाता है। तो 7 5 12 125 मिल जाएगा, और 12 5 17 यानी कि 175 मिल जाएगा। ओके, ये 175 हो गया है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 225, और फिर यहाँ पे 275, और ये फिर 325। ये परफेक्टली हो चुके हैं, काम खत्म। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे बारंबारता f से इसका गुणा कराएंगे तो ये गिनतियाँ कुछ बहुत ज़्यादा ही हैवी दिखाई दे रही हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पे पद विचलन विधि लगा दी जाए और बीच वाले को a मान लिया जाए।
ए को मानने के बाद हम यहाँ पे डी बराबर क्या लगाते हैं, एक्स माइनस ए लगाते हैं। और ठीक है, थोड़ा सा आसान करते हैं। तो भाई 25 में 175 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, -150 मिल जाएगा। और हालांकि अगर हम यहाँ पे x के डी के बजाय u निकालते हैं, कल्पित माध्य यहाँ पे कल्पित माध्य विधि अभी तक चल रहा था, पद विचलन विधि लगाते और यहाँ पे 50 से यानी कि h से भाग भी कर देते तो कितना मिल जाता, 5×15 यानी कि -3 मिल जाता। परफेक्ट काम। 75 में से 175 को घटाने पे मिलेगा -100 और उसको जब 50 से भाग करेंगे तो मिल जाएगा हमको -2। और जब 125 में 175 को घटाएंगे हमको मिल जाएगा -50 और उसको 50 से भाग करने के बाद कितना मिल जाएगा हमको, -1। 175 मतलब ये तो अपना 0 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप हल करोगे तो +1 +2 और +3 मिल जाएगा। अब हमको निकाल लेना चाहिए एफ यू का मान। एफ यू का मान कितना मिल जाएगा, 3। 3 दूनिया -6 हो रहा है, 3 दूनिया यहाँ पे भी -6 हो रहा है, 5 × 9 5 यहाँ पे -5 हो रहा है, 6 0 में 0 हो जा रहा है, 5 × 9 5 हो जा रहा है, 3 दूनिया 6 हो जा रहा है और 3 × 9 3 हो जा रहा है। परफेक्ट। आइए चलिए इनको हल करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि +5 -5 +5 -5 हटा देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, इन दोनों का ख़त्म हो गए। +6 -6 भी हटा देते हैं, यहाँ पे -6 बचा है, +3 बचा है, -6 में +3 गया तो हमको मिल जाएगा -3, यानी सिग्मा एफ यू बराबर क्या मिल जाएगा हमको, -3 मिल जाएगा। और सिग्मा एफ बराबर निकालना हमको बाकी रह गया है, इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 नहीं मतलब 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 16 4 20 20 5 25 यानी कि 25 ही तो है। आगे x बार इजकल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच हो जाएगा। a का मान तो हमने 175 रखा है तो 175 रख लेते हैं, प्लस सिग्मा एफ यू का मान -3 मिला है तो वो रख लेते हैं, सिग्मा एफ का मान अपना कितना मिला है 25 है वो रख लेते हैं, इंटू एच का मान कितना है वो 50 है वो रख लेते हैं। 50 25 दूनिया 50 हो रहा है, 3 दूनिया 6 हो रहा है, यानी 175 - 3 दूनिया 6 हो रहा है। 175 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से 6 गए कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और यहाँ पे मिल जाएगा हमको 6 169। ये हो गया अपना समांतर मार्ग। हालांकि यहाँ पे सवाल में हमने पूरी विधियाँ अपना डाली हैं कैसे भी आसान करने के लिए। ओके जी, तो यहाँ पे हमने समांतर माध्य तो निकाल लिया, अब हमको माध्यक निकालने की ज़रूरत है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है वो तो हम बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता को दोबारा लिख लिया है। अब हमको माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, संचयी बारंबारता। अब हम केवल बार लिख कर छोड़ देते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, इनसे संख्याओं को बारी बारी से जोड़ा जाता है। ये हमने 2 लिख लिया, 5 3 2 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया 10, 10 6 16 हो गया, 16 5 21 हो गया, 21 3 24 हो गया, 24 1 25 हो गया। और हम यहाँ पे निकालेंगे n बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब हमको ज़रूरत क्या होती है, माध्यक का अगर फार्मूला आप देखना चाहो, ठीक है, आपको याद तो होगा ही, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू एच, यही सब तो होता है। तो पहले बात तो n/2 निकालते हैं, यानी कि 25/2 निकालते हैं। तो 25/2 का मान क्या होता है, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 12.5 दिखाई दे रहा है, 12.5 दिखाई दे रहा है। तो अब 12.5 से ही शुरुआत करनी है। तो देखिए भैया बात क्या होती है, माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता में खोजना होता है कि 12.5वां पद यानी 12.5वां पद किस में होगा। तो 2 तक के पद तो इसमें हो गए, और 2 के बाद से 5 तक के पद इसमें हो गया, 5 के बाद से 10 तक के पद इसमें हो गए, 10 के बाद से 11 12 13 14 वाले 15 वाले पद इसमें हो गए। इसमें होने की वजह से यानी कि ये अपना काम वाली चीज़ हो गई। इसके सामने वाला जो हिस्सा होता है वो f होता है और इसके सामने वाला जो हिस्सा होता है वो माध्यक वर्ग होता है। तो हमको यहाँ पे माध्यक वर्ग मिल गया है। माध्यक वर्ग कितने मिल गया है, 150 से 200। इसके लिए L की वैल्यू कितनी है, 150 होगी। निम्न सीमा को ही L की वैल्यू मानी जाती है। H तो आप कहीं पे भी निकाल लेंगे वो तो 50 ही होगा, ठीक है, हर जगह निकालेंगे तो 50 ही होगा। और F का मान तो हमको मिल गया है कितना, ये 6 तो मिला है ना, 6 मिल गया है। और बस अब चीज़ों को यहाँ पे रख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हमको मिल ही गई।
एल बराबर हमको 150 मिला तो वो हमने रख लिया, प्लस n/2 का मान कितना हो गया 12.5 हो गया, वो हमने रख लिया, माइनस सी एफ वही बाकी रह गया था। सी एफ बराबर क्या होता है, जो भी एफ वाली बारंबारता जो होती है एफ, इसके संचयी बारंबारता मतलब इसके सामने मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, सामने के ऊपर वाला जो होता है वही अपना सी एफ होता है। तो सी एफ बराबर कितना है 10, तो सी एफ की जगह पर ना 10 रखते हैं, बटे एफ का मान कितना मिल गया था वो ना 6 मिल गया था, वो हमने रख लिया। एच का मान कितना है वो 50 हमने रख ही लिया है सब कुछ। तो यहाँ पे 150 प्लस इसमें से घटाते हैं, 12.5 में 10 घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, बटे 6 गुणते 50 तो है ही। अगर इसको गुणा करेंगे देखिए 0 से ये दशमलव हट जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125 बटे 6 हो जाएगा। 150 है प्लस यहाँ पे 125 बटे 6 हो जाएगा। 6 से हमको भाग करके डेसिमल वाली कुछ गिनती मिलनी है वो ले लेनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे 150 में जोड़ देना चाहिए। तो भाग कर लेते हैं, भाग करने का काम तो छोटे से बच्चे करते हैं, हम क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ भाग का जैसा काम किया है, तो हमको कितना मिल गया है, वो मिल गया है 20.82। अगर इसमें जोड़ेंगे 150 में 20 को तो हो जाएगा 170.82। ये हो गया अपना माध्यक। तो बस भाई यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा घोषने की ज़रूरत नहीं, भी बहुलक भी निकालना है तो बहुलक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी बारंबारता, नहीं सॉरी बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या क्या फार्मूला होता है, पहले बहुलक का लिख लेते हैं। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चीज़ें यह होती हैं सिंपल। यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं, मतलब खोजते हैं भाई क्या है, यहाँ पे हमने लाइनें नहीं खींची है। तो F1 हमको पहले खोजना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है वो F1 होती है, उसके ऊपर वाली F0 होती है, उसके नीचे वाली F2 होती है, और इसके सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वही अपना L होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। L का मान अपना 150 हमने रख दिया, प्लस F1 क्या होता है 6 होता है, माइनस F0 अपना ऊपर वाली गिनती होती है, नीचे 2F1 यानी F1 क्या हो गया अपना 6 हो गया, माइनस F0 यानी कि 5 ही रखना है, और F2 माइनस वो भी 5 है वो रख दिया है। H का मान यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब हर जगह जो डिफरेंस है वो 50 है तो 50 ही रखेंगे, और यहाँ पे बातों को आगे बढ़ाएंगे। 150 ऐसे लिख दिया, प्लस लिख दिया, 5 में से 6 गया, 1 मिल गया, 6 दुनिया यहाँ पे होता है 12, और यहाँ पे -5 5 मिलकर हो गया -10, और यहाँ पे गुणते कितना है 50 है, ठीक है परफेक्ट। 150 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 1/10 में से 12 में से 10 गया, 2 मिल जाएगा, गुणते यहाँ पे 50 हो रहा है, 2 से इसको भाग कर देंगे कितना मिल जाएगा 25, 25 से कम 25, 150 में जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 175 मिल जाएगा। यही हमारा बहुलक हो गया, उत्तर हो गया। सो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे पहुंच चुके हैं। पहला वाला प्रश्न देखते हैं, इसे कहा गया है यदि बहुपद px बराबर a प्लस 1 x स्क्वायर कोष्टक में बंद है, देखेंगे, प्लस 2a प्लस 3 कोष्टक में ये बंद है, प्लस इंटू x है, प्लस 3a प्लस 4 ये ब्रैकेट में बंद है कि शून्यकों का योगफल -1 है, तो शून्यकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बहुपद उतारते नहीं है, शून्यकों का योगफल अगर कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, वो होता है -b/a। अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है पहले से ही, -1 तो वहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे माइनस रख देते हैं, -b/a। b कौन है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो हमको दिखाई दे रहा है 2a प्लस 3 अपॉन a की जगह क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है a प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 से इधर जाके गुणा कर देगा तो a प्लस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 2a प्लस 3 है, तो आसान है कि हम a को इधर भेज दें, मतलब a माइनस यहाँ पे 2a कर देते हैं, और यहाँ पे 3 है ये इधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -a मिल रहा है और यहाँ पे 2 मिल जा रहा है, माइनस को उधर भेज देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा कराने पर a का मान हमको -2 मिल चुका है। अभी हमको यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना था। शून्यकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो c कौन होगा अपना पार्ट, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है,
3a+4 हमको दिखाई दे रहा है अपॉन ए क्या हो गया, a+1 हो गया। ये पार्ट क्या है, ए का मान है। तो ए की वैल्यू जो भाई हमने निकाली है वही हम यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 था वो हम लिख लेते हैं। ए की जगह पे यहाँ पे -2 रख देते हैं, +1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। 3 दूनी ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, -6 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 है अपॉन 2 में से 1 को घटा देते हैं, हमको -1 मिल जाएगा। ठीक है, -2 है +1 है तो -1 मिल जाएगा। 4 में से 6 घटाने, 6 में से 4 को घटाने पे, 4 में से 6 घटाने का कुल मिला के हमको -2/-1 मिला है। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य को हम गुणनफल कर रहे थे, तो यहाँ पे 2/1 मिल रहा है, जो कि आखिर में हो जाएगी किसके बराबर, 2 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठे का ख प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि एक सर्कस का तंबू एक बेलन के ऊपर शंक्वाकार छत के आकार में है। भाई समझना चाहिए बातों को थोड़ा सा, क्या समझाएंगे हम। तंबू तो पहले बना लेते हैं। ये देखिए शंक्वाकार तंबू है, अब इसके ऊपर कैसा है, बेलनाकार तंबू है, ऊपर शंक्वाकार छत है। अब ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इस बेलन की ऊंचाई हो गई, ये बेलन की त्रिज्या होगी। हालांकि बेलन और शंकु की त्रिज्या यहाँ पे सेम ही रहनी चाहिए, मतलब सेम ही रहेगी। हम देखते हैं क्वेश्चन में, ऐसा है उभयनिष्ठ व्यास दिया गया है। हमको क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर की मीटर रखना चाहिए था, वो भी रखा है भाई, इसकी मर्जी है। ये इसका घर है, तंबू है। और बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार जो भाग है इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर दी गई है। और ज़मीन से छत की ऊंचाई, ज़मीन से ये जो छत दिया गया है इसकी ऊंचाई 30 मीटर दी रखी है, और ये 30 है पूरा। ओके, हमको 30 यहाँ पे लिखना चाहिए, और ये पूरा लिखना चाहिए। ओके, तो लंबू सॉरी यहाँ पे तंबू होना चाहिए था। लंबू को बनाने में प्रयोग किए गए कपड़े का क्षेत्र, तंबू को बनाने में प्रयोग किए गए कपड़े का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि हमको यहाँ पे वक्रपृष्ठ ही अकेले निकालना है। तो चलो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। 56/2 करके, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, 28 सेंटीमीटर मिल गया। भाई बात ये भी है कि हमको यहाँ पे मीटर में रख लेना चाहिए, क्योंकि मीटर में ये जो कपड़े की लंबाई को से दिया गया है वो सब मीटर में दिया गया है, बस यही त्रिज्या अपनी सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 100 से भाग, यानी 28 को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 100 से भाग कर दें तो मीटर में बदल गया। 0.28 मीटर हम इसको कह सकते हैं। हालांकि अगर इसको रहने देते तो पर भी काम हो ही जाता। खैर, बात को आगे हमको बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 हो गया है, और ये कितना होगा ये हमको थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। 30 में से 6 को घटा देना होगा, 30 में से 6 को घटा देना होगा, तो 10 में से 6 गया 4, और ये तो 24 मीटर की ये ऊंचाई हो गई। इस शंकु की ऊंचाई होगी सीधी वाली। अब शंकु की ऊंचाई सीधी वाली 24 हो गई, हमको ये तिरछी वाली मतलब आधार हमको मिल गया है इतना 0.28। अभी हमको ये तिरछी ऊंचाई निकालने की ज़रूरत है। बिना तिरछी ऊंचाई के हम इसके वक्रपृष्ठ को निकाल नहीं पाएंगे, वक्रपृष्ठ नहीं निकाल पाएंगे तो हमको यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल नहीं मिलने वाला कि कितना कपड़ा लगने वाला है। और इतनी देर से मैं सोच रहा था कि आखिर यार ये प्रश्न इतना आसान क्यों जा रहा है, तो अभी पता चला कि ये आसान इसलिए जा रहा था क्योंकि आपको भी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो तिर्यक ऊंचाई हमको निकालनी ही होगी। तो चलिए पहले बात तो यहाँ वाला हिस्सा देख लेते हैं। ये वक्र जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई हमको 6 मालूम है, इसकी त्रिज्या हमको मालूम है, हम वक्रपृष्ठ इसका आराम से निकाल सकते हैं। इस बेलनाकार शंक्वाकार भाग के जो ऊंचाई है वो हमको पता है, आधार की त्रिज्या हमको पता है, ये तिरछी ऊंचाई हमको नहीं पता है, वो हमको पहले निकाल लेनी चाहिए। L² बराबर करके H² प्लस R² करके होता है, और H का मान कितना है अपना 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 28, 0.28 का स्क्वायर करना है, तो इसको भी वर्ग करके हमको यहाँ पे जोड़ना है। तो 24 का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे हमने वर्ग तो कर लिया है। 24 का वर्ग होता है 576, हमने वर्ग कर लिया, प्लस इस 0.28 का वर्ग होता है 28 का वर्ग होता है 784, और यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगा है तो टोटल 4 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, यानी इतना कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम इसको जोड़ते हैं
तो ये हो जाएगा 576.0784, इतना कुछ मिल जाएगा हमको। एल स्क्वायर बराबर ये मिल चुका है अभी तक। एल बराबर निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा 576.0784 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना एक लंबी प्रक्रिया होगी। और इस लंबी प्रक्रिया के दौरान हमको कुछ ऐसा उत्तर मिला है 24.0016। हालांकि इसका हम क्या करेंगे, हमारा तो कद्दू भी इससे नहीं बनेगा, पर सेंटीमीटर नहीं मीटर में रख सकते हैं, क्योंकि यह सब कुछ मीटर में हमने किया था। तो अब इस प्रक्रिया के बाद हम पहुंच चुके हैं इसके तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा उसके क्षेत्रफल पे, जो कि होगा 2πr/h, ये होगा बेलन का वर्क पृष्ठ, प्लस πr/l जो होगा शंकु का वर्क पृष्ठ। तो 2 रखते हैं और पाई का मान 22/7 रखते हैं, और आर का मान यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या कितनी है 0.28 है, गुणते एच का मान अपने पास कितना था बेलन के लिए 6 था, हम वहाँ पे 6 रखते हैं, प्लस पाई का मान 22/7 रखते हैं। इसके लिए आर का मान यही अपना होगा 0.28 ही है, और गुणते एल का मान जो है वो अपना कितना है, वो हमने अभी निकाला था, ये 24.0016 मिला था। तो हम इसी का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 0.04 होगा आई थिंक, हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे भी कटेगा 0.04 मिलेगा, और इन सभी को गुणा करा के हमको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो इस जल्दी में हमने यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन साथ में एडिशन कर दिया, तो हमको 31.68 मीटर स्क्वायर मिल गया है, जो कि होगा अपना इसमें लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है कि जो हमारा तंबू है, तंबू का जो व्यास दिया गया है वो 56 के बजाय 56 सेंटीमीटर हो जाए 56 मीटर होना चाहिए था, और यहाँ पे जो भवन की ऊंचाई 6 मीटर दिया, तो परफेक्ट काम कर रही है। और ये छत की ऊंचाई जो हमको ज़मीन से छत की ऊंचाई जो 30 दी गई है, आई थिंक ये ज़्यादा ही दी गई है। खैर, हम यहाँ पे 56 सेंटीमीटर को गलत मानते हैं। अगर 27 सेंटीमीटर को मीटर में मान के अगर किया जाए, 56 मीटर में कर दिया जाए, तो ये हमारा जो मीटर में बदलने का वाला खर्चा बढ़ा है हमारा, वो नहीं बदलता, और डेसिमल वाले हिसाब फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, और उस प्रकार से यहाँ पे थोड़ी सी बातें हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपसे मन में डाउट आ जाएगा क्या सर बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे कई बार चेक किया जाता है, और वहाँ पे लाखों कॉपियाँ प्रिंट करनी होती है। यहाँ पे ये तो अखबार में था, तो जिसकी वजह से ये गलतियाँ हो गई, इसमें मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें ये मिस प्रिंट था, इस वजह से यह क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिल पाया। अब अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है छठे का ग वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 मीटर ऊंचे, अब यह ये जो मंदिर वाला हिस्सा, ये मतलब ये प्रश्न है, ये सिलेबस से बाहर निकाल जा चुका है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि एक 8 मीटर ऊंचे मंदिर को बना लेते हैं। फिलहाल मंदिर के ऊपर एक पताका लगानी है, तो ये हमने मंदिर बना लिया। ये हमारा मंदिर है, कितना 8 मीटर ऊंचा मंदिर है। उसके ऊपर पताका लगी है, पताका मतलब होता है झंडा, यहाँ से ऊपर झंडा लगा हुआ है। और पताका क्या हुआ है, मंदिर के आधार से 16 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से 16 मीटर की दूरी पे, ये 8 है तो 16 मीटर की दूरी, कुछ लंबी डिस्टेंस लेते हैं, इतनी मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर ये दंड पताका अंतरित कोण स्पर्शजा 1/8 है। इसके द्वारा जो कोण अंतरित कर रहा है इस बिंदु पे, ये जो कोण है, अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स 1/8 है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से कोण बना है कि tan थीटा बराबर 1/8 है। आपको ये समझना होगा, मतलब याद करना होगा। अब इस प्रश्न को हल हम जल्दी से करेंगे। हमको यहाँ पे बस इतना से निकालना है कि दंड की लंबाई दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक शुद्ध निकाली, यानी ये एच का मान हमको निकालना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक कोण मान लेते हैं फाई, क्योंकि हमको फाई की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भैया tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो लंब बटे आधार, यानी कि 8/16
16 यानी कि 1/2। 16 का 8 का नाम 8 दूनी 16, 1/2 मिल गए। ये हमने क्या किया है भैया, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये त्रिभुज है ए बी सी और ये डी, तो हमने त्रिभुज ए बी सी में ये काम किया है। अभी हमने काम ही किया है, क्यों किया है, ताकि हमें इस कोण के बारे में जानकारी रहे। तो हमने यहाँ पे फाई जो कोण लिया था उसके लिए हमें ये मिल गया, यानी कि tan फाई बराबर हमको मिल गया है 1/2। अब हमको थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना है, हमको एच का मान निकालना है, तो हमको पूरा कोण निकालना होगा। पूरा कोण थीटा प्लस फाई होगा। यहाँ पे कोई कोण जुड़ नहीं रहा है, 30 वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे कोई काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे काम करने वाला है tan थीटा अंश प्लस फाई अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब ये अपना पूरा हो जाएगा h प्लस 8, हम पूरा लंब ले लेते हैं और आधार की जगह पर हो गया 16 ले लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा काम ये लगने वाला है कि ये सही से ऐसे होने वाला नहीं है, यहाँ पे इसका विस्तार लगेगा। ये क्या लगेगा भैया, ये लगेगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब कहोगे ये कहाँ से आएगा भैया, ये इंटर में आएगा, फिलहाल पहले हाई स्कूल में भी था, अभी निकाल दिया गया और अभी तो पूरी तरीके से सिलेबस से ही निकाल दिया गया है। तो इस पे बारे में ज़्यादा जोर मत डालो, बस ऐसा समझ लो कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे tan थीटा का मान जो हमने यहाँ पे निकाला था 1/8 मतलब दिया था वो रख लेते हैं और tan फाई का मान 1/2 रख देते हैं। tan थीटा का मान हम रख देते हैं 1/8 प्लस tan फाई का मान 1/2 रख दिया, नीचे 1 माइनस tan थीटा का मान 1/8 इंटू tan फाई का मान 1/2 बराबर h प्लस 8 हो रहा है बटे 16 हो रहा है। अब ये मत कहना कि 8 से 16 काट दीजिए सर, बिल्कुल नहीं कटेगा, ऊपर प्लस है। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन होगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे तिरछे गुणा कराते हैं, डायरेक्ट लेके चलते हैं भाई। 8 दूनी 16, 2 के इधर गुणा 8 के इधर गुणा, 8 2 10 बटे 16 हो जाएगा, 10/16 हो रहा है। नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे, 8 दूनी 16 हो रहा है, 16 का नाम 16 माइनस 1 बराबर 15/16 हो रहा है। डायरेक्ट काम कर रहे हैं, h प्लस 8 बटे यहाँ पे 16 हो रहा है, 16 ये डायरेक्टली कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है और यहाँ पे h प्लस 8/16 मिल रहा है। 16 दूनी 32 इधर गुणा होकर 16 दूनी 32 हो जाएगा। h प्लस 8 बराबर हमको क्या मिला है, 16 दूनी 32/3। अगर 3 से भाग करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3 का नाम 3 और ये 2 से भाग करना है, 0 लगेगा, दशमलव लगेगा, 2 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये 6 6 बार जाएगा। हम यहाँ पे 6 7 भी इसको ले सकते हैं। तो h प्लस 8 बराबर क्या मिल गया है, 10.67 मिल गया है और 8 को उधर भेज देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, वो जाएगा घट जाएगा, 10 में से 8 घट जाएगा, वो 2 बचेगा, 2.67 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे इस पताका की लंबाई हो जाएगी। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। छठे का घ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहना निम्नलिखित बंटन के लिए से कम तोरण से अधिक तोरण खींचिए और इसकी मध्य का भी ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है, बारंबारता दिखाई दे रही है। तो चलिए हम तोरण को खींचना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल मतलब बारंबारता को लिख लिया है। अब यहाँ पे से कम हम तोरण लिखेंगे और से अधिक तोरण भी यहाँ पे लिखेंगे और इसके लिए संचय बारंबारता भी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बहुत गंदे तरीके से लाइन खींची है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी खींच लेना चाहिए, ओके। तो से कम की बात कर रहे हैं तो 20 से कम तो अपना 0 हो जाएगा। 30 से कम कितने रहेंगे, यहाँ पे 30 से कम की बात कर रहे हैं तो 30 से कम कितने हैं, 10 लोग हैं। ये इनका CF हो रहा है। और 40 से कम, 40 से कम कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल 18। 50 से कम, 50 से कम मतलब 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो रहा है, मतलब 30 हो जाएगा यहाँ पे 30। फिर 60 से कम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गूंज लेते हैं, ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर आगे वाले हिस्से में 24 जोड़ा जाएगा, तो 24 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 4, ये में 4 हो जाएगा, 3 2 5, 54 हो रहा है। और ये 70 से कम की बात कर रहे हैं तो इसको जोड़ देंगे तो 54 6 60। और यहाँ पे 80 से कम 25 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो रहा है, नहीं 85 हो रहा है। फिर 90 से कम की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला गिनती 90 है। 90 से कम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
8 2 10, यहाँ पे 5 5 10 मतलब 80 10 90 मतलब 100 हो रहा है। परफेक्टली पूरा कंप्लीट हो गया। अब से अधिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो से अधिक मतलब 20 से अधिक शुरुआत होगी, 20 से अधिक की बात होगी। यहाँ पे 20 से अधिक सभी लोग हैं, 100 के 100 लोग ही 20 से अधिक हैं। और फिर 30 से अधिक की बात कर लेते हैं। 30 से अधिक क्या है, 10 घटा दो भाई, 10 इसमें से कम कर दो, यानी खाली 90 लोग होंगे। फिर अपने पास ये 40 हो जाता है। 40 से अधिक की बात कर लेते हैं, तो 8 घटा दो फिर से, और 90 में 8 घटाओगे तो 10 में से 8 गए 2, और ये बचेगा 8, 82 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला हिस्सा जो हो जा रहा है वो हो रहा है 50 से अधिक। 50 से अधिक में हमको 12 घटाना है। तो 12 घटाने के लिए क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 70 हो गया। फिर लाइनें थोड़ी सी सही नहीं जा रही हैं क्या, 60 से अधिक मतलब 60 से अधिक, 60 से अधिक कितना होगा। अब यहाँ पे हम 24 भी घटा लेते हैं, 24 भी घटा लेते हैं, तो 70 में 4 गया 6 मिल जाएगा, 10 में से 4 गया 6 मिल जाएगा, और 6 में से 2 गया 4 मिल जाएगा, 46। और यहाँ पे 70 से अधिक की बात कर लेते हैं। 70 से अधिक कितने लोग होंगे, तो ये अपना 6 भी माइनस करेंगे तो अपना 40 लोग हो जाएंगे। 80 से अधिक की बात करेंगे तो इसमें से 25 भी घटा लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा, 15 लोग हो जाएंगे, 15 ही लोग बचेंगे। और अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे 90 से अधिक, 90 से अधिक कोई भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ये तोरण वक्र से अधिक से प्रकार से बारी बारी से हमने खींच लिया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे बना देना है चाहिए ग्राफ। तो यहाँ पे हम किसको दिखाएंगे, ये से अधिक से प्रकार कम वाले हिस्से को ये दिखाएंगे, ठीक है। तो 10 20 30 40 से अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 और 70 80 कहाँ तक जाएंगे, लास्ट गिनती है 90, तो 90 तक पहुँचेंगे। 40 50 60 70 80 और 90, मैक्सिमम 100 पहुँच जाते हैं। और ये ऊंचाई जो है वो अपनी मैक्सिमम कितनी जा रही है, 100 जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से बनाना पड़ेगा। अपने पास यहाँ पे जगह तो कम पड़ गई है, जाए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको पटरी से खींचना होगा, और इसको थोड़ा सा संतुलित रूप से खींचेंगे, बाकी विशेष बातों का ध्यान रखते हुए तो बेहतरीन उत्तर मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे रफ आइडिया ही हल कर रहे हैं। 30 से कम की बात करेंगे तो 10 है, ठीक है, 30 से कम वाला 10 है, ये वाला हिस्सा हो गया। 30, 10 ऐसे लिख देंगे तो मिलता जाएगा ऐसे। अब बारी बारी से हम सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 40 पे 18 दिखाई दे रहा है, 40 पे 18 ऐसे निशान लगाते जाएंगे। 50 पे कितना जा रहा है, 30 जा रहा है, 50 पे 30। अब परफेक्टली अगर निशान बनाए होंगे तो काम ये है, ये तोरण वक्र ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये 20 से अधिक वाला जो कर रहे हैं 100 से शुरू हो रहा है, 20 से अधिक वाला 100 से शुरू होगा, तो 100 से शुरू हुआ, 30 से 90 वाला, 30 पे 90 वाला यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसा कुछ काम करके आएगा। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहीं ये सीधा वाला ये मिला लेंगे, ये जहाँ पे मिल रहा होगा यही आपका मध्यक हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको और बेहतर तरीके से हम नहीं बना रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वें का दिखाई दे रहा है, लंबा प्रश्न है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक करना होता है, तो चलिए हम दोनों ही बताते हैं। कह रहे हैं कि आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ाई और चौड़ाई 4 मीटर घटाई जाए तो क्षेत्रफल इतना घट जाता है। यहाँ पे स्थितियाँ हैं। पहले बात तो हमको पहली लंबाई मान लेनी है x, और चौड़ाई जो होती है वो मान लेनी है y। अब यहाँ पे पहली जो कंडीशन है उसमें जो लंबाई हो जा रही है, पहली कंडीशन है उसमें लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, अभी यहाँ पे हमको एरिया भी लिख लेना चाहिए था जो कि x y हो जाता है। अब पहले लंबाई को क्या कर रहे हैं, 5 मीटर बढ़ाई जा रही है, तो x + 5 हो जा रहा है,
और जो चौड़ाई हो रही है उसको हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, या फिर 1 यहाँ पे डाल देते हैं, 2 यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई को 4 मीटर घटाया जाता है, यानी y-4 किया जाता है। ऐसे में जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया 2 नंबर पे, तो वो क्या है 160 मीटर, 60 मीटर स्क्वायर घट जाता है, यानी जो पहले एरिया था उसमें से 160 कम हो गया है। अब बात आती है कि यदि हालांकि यदि इसकी लंबाई को 10 मीटर घटाया जाए, चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर घट जाता है। इसकी बीमाएँ हमको बतानी है। तो दूसरे हम समीकरण पे पहुँचे उससे पहले हम पहला समीकरण तो बना ही लेते हैं। तो पहला समीकरण हमको यहाँ से मिल जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी जो ये हमारा जो लंबाई है इसमें जो चौड़ाई से हम गुणा कर देते हैं तो हमें नया वाला क्षेत्रफल जो कि हमको मिला है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करते हैं, एक्स वाई का गुणा करते हैं तो एक्स वाई मिल जाता है, एक्स और 4 का गुणा करेंगे तो -4x मिल जाएगा, इसका गुणा कराने पर प्लस 5y मिल जाएगा, 4 पंजे -20 हो रहा है, बराबर एक्स वाई -160 हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये कट गया, तो इसको उधर भेज देते हैं तो एक्स वाई क्या होगा अपना प्लस में हो जाएगा ना, ये उधर जाने के बाद एक्स वाला जो हिस्सा है वो प्लस में हो जाएगा, तो उधर जाने के बाद ये प्लस 4x हो गया, 5y उधर जाने के बाद -5y हो गया, 20 उधर जाने के बाद प्लस हो गया और 160 में घट गया तो कितना मिल गया 140 मिल गया, बराबर 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम चलते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि लंबाई को 10 मीटर बढ़ा जाए, यानी कि हमारे जो L थी वो हम 3 स्टेज पे लेते हैं और x +3 कर लेते हैं, यदि नहीं घटाया जा रहा है। लंबाई को 10 मीटर घटाया जाए, तो लंबाई को 10 मीटर घटाया जा रहा है और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाया जाए, यानी कि B3 की बात कर रहे हैं, तो वो चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा रहे हैं और तो क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर घट जाता है, यानी जो एरिया है वो अभी क्या है पहले जितना था उसमें से 100 कम हो गया है। और अगेन फिर वही काम हो जाता है कि यहाँ पे हमको क्षेत्रफल जब घट गया तो एक इक्वेशन बन जाएगा, इन दोनों का गुणा इसके बराबर हो जाएगा, यानी x -10 गुणते y+2 बराबर हो रहा है xy -100, गुणा कराएंगे xy मिल रहा है, यहाँ पे +2x मिल जा रहा है, इसका गुणा कराने पर -2 10y मिल जा रहा है और 10 तो नहीं है यहाँ पे 20 हो रहा है, बराबर xy -100 हो रहा है। xy कट जाएगा, यहाँ पे 2x ऐसे प्लस में है, 10y यहाँ पे माइनस ऐसे है, ये वाला हिस्सा उधर उठा लाएंगे तो ये इधर के प्लस हो जाएगा और 20 इसमें से घट जाएगा, बच जाएगा +80 बराबर 0 हो रहा है। 2 से सभी गिनती कट रही हैं तो काट देते हैं, x -5y प्लस 2 से काटेंगे तो 40 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोनों में 5y बराबर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे घटा देते हैं तो बड़ी आसानी से हमको उत्तर मिल जा रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही घटा करके हल भी कर लेते हैं। तो समीकरण पहला जो है 4x - 5y और -140 बराबर 0 है। दूसरा वाला जो समीकरण हमारा बन गया वो x - 5y और +40 बराबर 0 है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये घटने के बाद 3x हो जा रहा है, यहाँ पे ये दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे, 140 और 40 जुड़ करके -180 हो जाएगा बराबर 0। 180 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 180, 3 से काटने के बाद 3 6 18 और x की वैल्यू कितनी मिल गई 60 मिल गई है। हम इसको मीटर कह सकते हैं क्योंकि सब कुछ ये मीटर में सब कुछ चल रहा था। x की वैल्यू अगर हमको 60 मिल गई तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 में रख करके बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास x था -5y प्लस 40 बराबर 0 था, यहाँ पे हम रख देते हैं 60 और ये 60 और 40 जोड़ कर कितना हो जाएगा +40 रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं -5y से +5y हो जाता है, ये 100 हो जाएगा बराबर 5y तो है ही, 5 दूनी 10 हो रहा है 20 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 20
मीटर हो जाएगा। यानी कि लंबाई हमको 60 मीटर मिल गई और चौड़ाई कितनी मिल गई है, 20 मीटर मिल चुकी है। अब अथवाला हिस्सा देखते हैं, और ये सातवें का अथवाला हिस्सा है, यानी ऊपर वाला सवाल, या फिर इसको कीजिए। तो मुंबई से पुणे की 192 किलोमीटर की यात्रा में तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज़ रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं तेज़ जो गाड़ी है उसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो धीमी है उसकी जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि धीमी जो औसत चाल है तेज़ रेलगाड़ी की औसत चाल से इतना कम है, तो तेज़ वाले से अगर धीमी वाले को घटाएंगे तो हमारा ये 16 मिल जाना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया भैया। यहाँ पे चाल का अंतर जो दिया गया है, समझ में आ रही है बात, तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे इतनी यात्रा तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता है, तो ठीक है, यहाँ से भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। 192 किलोमीटर की यात्रा अगर इससे करेंगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए दूरी बटे चाल कर रहे हैं, 192 बटे x कर रहे हैं, ये हो गया समय। और 192 सॉरी, यहाँ पे ये जो गाड़ी है वो धीमी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से इसको समय कम लगेगा। और 192 बटे y करेंगे तो ये रेलगाड़ी धीमे चल रही है तो इसकी गति समय ज़्यादा लगेगा। इसमें से इसको घटाने पे कितना मिल जाएगा, 2 घंटे का ये अंतर मिल जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से ये हिस्सा बन गया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगी 16 + y, और यहीं पे हम उठा के रखने वाले हैं ताकि हम सॉल्व कर सके। तो y x की जगह पे रखने वाले हैं। 192 बटे y तो है, माइनस यहाँ पे 192 बटे x है, x की जगह पे 16 + y रख रहे हैं, बराबर 2 हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला है। नीचे एलसीएम तो हो नहीं पाएगा, तो सीधे सीधे गुणा कराते हैं, तो y 16 + y से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 192 गुणते 16 हो जाएगा, और प्लस 192 y हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो माइनस 192 y हो रहा है, बराबर यहाँ पे 2 हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा प्लस माइनस से कट रहा है, इसका गुणा कराना पड़ेगा, इसको इधर पहुँचाना पड़ेगा। तो 192 का 16 से गुणा कराते हैं, 16 और 192 का गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे हमने जल्दी से गुणा करा लिया है, 3072 मिला है। इस हिस्से को इधर पहुँचाएंगे तो हमको 2 गुणते इसका अंदर गुणा करा लेते हैं, 16y + y² मिल रहा है। और अगर हम 2 से इसको भाग करा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है उसको गुणा कराने के बजाय। तो यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 2 3 6 और 2 6 12 हो जाता है। ये हिस्सा इतना बड़ा हुआ है, ये इधर भेज देंगे, तो y² + 16y और -15 36 बराबर 0 हो रहा है। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ वाले को गुणनखंड करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, हमने जैसा कहा था गुणनखंड करते गए, 2 से काटते गए, इतना कट गया। कटने के बाद हमने एक बार को रुका और हमने देखा कि भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो रहा है, 32, और यहाँ पे हम लोग 48 मिला था। 48 में 32 घटाने पे क्या होता है, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपको 16 मिल रहा है। यहाँ वाली जो गिनती हमको चाहिए थी वो मिल रही है। तो हम यहाँ पे y² करेंगे, प्लस यहाँ पे 48 y करेंगे, माइनस यहाँ पे 32 y करेंगे, और -15 36 करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। और चीज़ें बस हो ही चुकी हैं। y प्लस यहाँ पे 48 हो जाएगा, और यहाँ पे -32 कॉमन लेने के बाद y + 48 हो जाएगा, बराबर 0 हो रहा है। y + 48 यहाँ पे निकल आएगा, और यहाँ पे y - 32 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ वाला जब हिस्सा करेंगे प्लस में, प्लस वाली गिनती जब देखेंगे, y बराबर -48 आएगा, इसको अमान्य कह देंगे कि कोई भी चाल माइनस में नहीं हो सकती है। तो y बराबर हम यहाँ पे 32 से लेकर के चलेंगे, ये हमारा सही चाल हो जाएगा। और 32 निकालने के बाद
हमको x का मान निकालना है। x बराबर है 16 प्लस यहाँ पे 32 निकल आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ वाली चाल, और यहाँ पे 32 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे वाले की चाल। और अब पहुँच चुके हैं खा वाले प्रश्न में। खा वाला प्रश्न हमको हल करना है। खा वाले प्रश्न में हमको रचना दी गई है। 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या की एक वृत्त खींचे। अब यहाँ पे हम जैसे कि पहले ही बताया कि अच्छे से बनाने वाले नहीं, बस ऐसे ही रफली हम बना देंगे। एक त्रिज्या, एक वृत्त ले लेना है, केंद्र ले लेना है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। केंद्र से बाहर एक वृत्त ले लेना, बिंदु ले लेना है जो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बाहर केंद्र से 13 सेंटीमीटर बाह्य बिंदु एक दो स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। 13 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने ये पी बिंदु ले लिया, ये हमारा ओ हो गया। अब इसका लंबार्धक खींचना है, यहाँ से रख करके ऊपर काटना, नीचे काटना, यहाँ से रख कर ऊपर नीचे काटना, जहाँ पे कट जाए इसे मिला देना। मिलाने के बाद ये हो जाएगा एम पे रखना सुई, ओ पे रखना पेंसिल, ये हो जाएगी त्रिज्या। और जब इसे खींचेंगे तो ये पी से होकर के जाएगा। और यहाँ पे बिंदुओं को, ये वृत्त को, पहले वृत्त को ए और बी दो बिंदुओं पे काटेगा। पी से ए को मिला देना, पी से बी को मिला देना, ये हो गई स्पर्श रेखा की रचना। और यहाँ पे हमसे कुछ कहा गया है, वो कहा गया है कि इसकी लंबाई नाप कर लिखिए। इसकी लंबाई आपको नाप लेनी है। क्या वे समान है? बिल्कुल हाँ, वो समान ही होंगी। जवाब के समर्थन के कारण लिखिए। और यहाँ पे आपको इसको सत्यापित कर देना है। सत्यापित कैसे कर देना है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। ठीक, ये आपने कितना लिया है? 13 लिया है, ये आपने 5 लिया है। हल करेंगे तो आपको ये 12 मिल जाएगा। ठीक है, 12 मिल जाएगा। आप जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये आपको 12 जब दिखा देंगे तो ये सत्यापित हो गया। और संपूर्ण रचना के पद लिखिए। जैसे जैसे हमने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वैसे वैसे आप इसको लिखते जाएंगे। रचना के चरण आपने सीखा है। हालांकि अगर आपने नहीं सीखा तो इसको विधिवत हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको बताया है। फिलहाल हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 5, 5.5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करने की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 खींचेंगे और पेंसिल में नाप करके 5 काटेंगे और इधर से 5.5 काट देंगे। इसको हमने इसे मिला दिया तो हमारा त्रिभुज का रचना हो गई। और हम लिखेंगे रचना के चरण में हमने एक त्रिभुज ABC की रचना की, जहाँ पे AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, CA बराबर इतना है। यहाँ पे भुजाओं के मान इसे सिंपली इसे इसी के साथ लिख लेंगे। और एक नए समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं इसकी 2/3, यहाँ पे 2/3 सही से नहीं दिखाई दे रहा है, 2/3 गुनी है। तो नया वाला त्रिभुज क्या है कि वो इसके साथ देखिए, जब भी ये 2/3 कहे तो अगर अंश छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि नया वाला त्रिभुज छोटा बनेगा। तो चलिए रचना करना शुरू करते हैं। एक न्यून कोण, पहले तो ABC करना था। AX हमने यहाँ पे खींचा। एक्स खींचने के बाद इसमें 3 चिन्ह अंकित करने हैं, क्योंकि अनुपात में बड़ा वाला गिनती जितना रहता है उतना ही आपको यहाँ पे चिन्ह बनाने होते हैं। तो हमने 3 चिन्ह अंकित कर दिए। इसको A1 नाम दे दिया, A2 नाम दे दिया, A3 नाम दे दिया, और लास्ट वाले को इसके साथ मिला देना है, क्योंकि नया वाला तो छोटा बनना है तो हम लास्ट वाले के साथ इसको मिला देंगे। और इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण रचना खींचनी है। ठीक है, कोण के बराबर यहाँ पे खींचना है। और बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे क्या कि हमने BAX एक न्यून कोण की रचना की। AX पर 3 बिंदु अंकित किए, इस प्रकार अंकित A1 A2 A3 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 है। और इसके बाद लिखेंगे B से A3 को मिलाया। बिंदु अगले चरण पे बिंदु A2 पर BA3 के समांतर रेखा की रचना की, जो AB को B' पर काटती है। बिंदु B' पर BC के समांतर रेखा की रचना की, जो क्या करती है, AC को C' पर काटती है। अब यहाँ पे समांतर कैसे खींचा जाता है, इस कोण के बराबर यहाँ पे रचना करके, तो वो आपने सीखा ही है। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसको काटना है और कहेंगे कि प्राप्त त्रिभुज AB'C ही अभीष्ट त्रिभुज है। और ये रचना के चरण भी हो गए और रचना भी पूरी कंप्लीट हो गई। और इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा खत्म होता है और पूरा पेपर भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है।